हेलो दोस्तों, आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है आइड्रिफ्ट। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बोट में होती है और उसकी बोट में पूरी तरह से पानी भर चुका है। वो अपने साथी रिचर्ड को आवाज़ लगाती है लेकिन उसका कोई जवाब उसके पास नहीं आता है। और जब वो बोट के ऊपर जाकर देखती है तो उसको अपनी बोट समुंदर के बीच में मिलती है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, कोई मदद नहीं है। यहाँ वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है लेकिन यहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं है। और अब हमें मूवी 5 महीने पहले दिखाई जाती है और हम उस लड़की को देखते हैं। इसका नाम टैमी होता है दोस्तों और ये एक ट्रैवलर है। इसको नई नई जगह घूमना काफ़ी पसंद होता है। टैमी की जॉब ख़त्म हो गई थी लेकिन वो अपने घर नहीं जाती है जिसका घर कैलिफोर्निया में होता है। वो यहाँ पे एक सेलर की जॉब करने आ जाती है। सेलर वो होते हैं दोस्तों जो बोट को बनाते हैं या फिर उसकी मरम्मत वगैरह करते हैं। और तभी वहाँ पर उसको एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है। टैमी और रिचर्ड एक दूसरे को देखते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी अट्रैक्ट हैं। और रिचर्ड टैमी से बोलता है कि तुमसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और अगले दिन जब रिचर्ड अपना खाना बना रहा होता है, टैमी उसके पास जाती है और मदद के लिए बोलती है। वहाँ पर रिचर्ड टैमी से डिनर के लिए पूछता है और टैमी मान जाती है। और उसके बाद जब टैमी उसकी बोट में जाती है तो वहाँ पे वो बहुत सारी फ़ोटोज़ देखती है, अलग अलग जगह की होती है जहाँ पे रिचर्ड गया हुआ था अपनी लाइफ में। और वो ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है रिचर्ड से और उससे ये भी बताता है कि वो ये बोट उसने खुद बनाई है। और टैमी उससे पूछती है कि समुंदर में अकेले रहना कैसा होता है। रिचर्ड इस पर बोलता है कि हम इस बात पर रिचर्ड उसका जवाब देता है। वो बोलता है कि हमारा शरीर जो होता है ज़्यादा दिन तक समुद्र में रहने से काला पड़ जाता है और नींद पूरी नहीं होती, हमें भूखा रहना पड़ता है और फिर समुद्र से चिढ़ होने लग जाती है। वो बताता है कि अगर हम कुछ दिन समुद्र में रह जाएं, नेशन भी होने लगता है, हमें अलग अलग चीज़ें दिखने लग जाती है जो कि रियलिटी में नहीं होती है। तो इस बात पर टैमी उससे बोलती है कि तुम समुद्र में फिर क्यों जाते हो। वो रिचर्ड बोलता है कि ये एक अलग तरह का एहसास है जो तुम समझ नहीं पाओगी, बहुत ही यूनिक फीलिंग है जो कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं और मुझे ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगले दिन रिचर्ड अपने साथ टैमी को बोट पर ले जाता है घुमाने के लिए और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन इनको एक बूढ़े कपल भी मिलते हैं जो कि रिचर्ड को पहले से जानते थे। वो रिचर्ड से बोलते हैं हमारा एक यार्ड है जिसको तुम्हें कैलिफोर्निया तक पहुंचाना होगा और वापसी के लिए हम तुम्हें फ़्लाइट का फर्स्ट टिकट देंगे, साथ में इस काम के लिए हम तुम्हें करीब $10,000 भी देंगे। तो ये ऑफ़र रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है लेकिन वो कपल से बोलता है कि क्या आप वापसी के 2 फर्स्ट क्लास टिकट करवा सकते हैं, क्योंकि वो अपने साथ टैमी को भी ले जाना चाहता था। वो इस बात से एग्री हो जाते हैं बूढ़े कपल और उनकी डील फाइनली कंफर्म हो जाती है। और शाम को रिचर्ड और टैमी एक साथ बैठे होते हैं और उसके बाद टैमी इस डील से खुश नहीं होती है। वो अपने घर की तरफ जो कि कैलिफोर्निया में होता है वहाँ नहीं जाना चाहती थी। रिचर्ड उसे बोलता है कि मैं आधी दुनिया से बोट से घूम चुका हूँ, उसके बाद तुम मुझे मिली हो तो तुम्हें मैं खोना नहीं चाहता हूँ। और इनकी ये बातों से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सारी बातें सुनकर टैमी जो होती है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब ये यार्ड लेके आधे रास्ते में होते हैं तो रिचर्ड टैमी को शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है और टैमी उसका जवाब में हाँ कर देती है। वो उसे एक रिंग भी पहनाता है और टैमी उसे गले से लगा लेती है। और अगले दिन एक पंछी इनकी बोट पर आकर गिरता है। ये देखकर रिचर्ड सोच में पड़ जाता है कि क्योंकि ये लोग ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और ये छोटा पंछी इतनी दूर तक उड़कर नहीं आ सकता। लेकिन फिर रिचर्ड बोलता है कि हो सकता है तेज़ हवाओं की वजह से ये पंछी यहाँ पे आ गया हो। और टैमी इस बात पर बोलती है कि क्या ये परेशानी का संकेत है, क्या हमारे पास कोई परेशानी आने वाली है। उसके बाद रिचर्ड बोलता है कि मैं रेडियो पर बात करके आता हूँ। और जब वो बात करता है तब उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा हरिकेन इनकी तरफ आ रहा है। टैमी बोलती है कि हमें अपनी बोट रोक देनी चाहिए और जब वो हरिकेन यहाँ से निकल जाएगा हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन किस्मत इनके साथ नहीं होती है। रात में वो हरिकेन इनकी बोट से टकरा जाता है और बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लग जाती है। रिचर्ड टैमी से बोलता है कि तुम नीचे जाओ, वहाँ पे सेफ रहोगी, लेकिन टैमी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगले पल ही इनकी बोट एक बहुत ही बड़ी लहर से टकरा जाती है और इनकी बोट में पानी में छेद हो जाता है जिसकी वजह से सारे जो पानी होते हैं इनकी बोट में घुसने लग जाते हैं और टैमी के सर में काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। वो बोट के ऊपर आती है तो रिचर्ड को बहुत आवाज़ लगाती है। और दोस्तों ये सीन मूवी का स्टार्टिंग का सीन है, लेकिन वो दूरबीन से काफ़ी दूर तक दिखती है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता है। लेकिन तभी उसे एक वहाँ छोटी बोट दिखती है जो कि उसकी बोट से काफ़ी ज़्यादा दूर होती है और वो समझ जाती है कि रिचर्ड उसी में है। उसके बाद वो अपनी बड़ी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। तो वो पानी में कूद जाती है रिचर्ड को बचाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर जाने पर वो देखती है कि उसकी बोट उससे दूर जा रही है, वहाँ से आगे निकल रही है। और उसके बाद वो वापस बोट पर आ जाती है क्योंकि एक बोट की
क्योंकि एक बोट ही है जो कि उसका सहारा है। वो इसे खोना नहीं चाहती थी और उसके बाद वो बोट को रिपेयर करने की कोशिश करती है और बोट के अंदर का जो पानी होता है वो उसे निकाल देती है, सेल लगा लेती है, वो भी सही कर देती है और बोट रिचर्ड के करीब पहुंच जाती है और वो देखती है कि रिचर्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा होता है। तो उसे वो बचा कर बोट पर लेके आती है और देखती है कि रिचर्ड की जो पैर में है वो काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है और साथ में ही उसकी जो रिब्स होती हैं, मतलब जो उसकी पसलियाँ होती हैं, वो भी टूट चुकी होती हैं। मतलब बुरी तरह से रिचर्ड बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और ऐसे ही करके इनके 2 दिन बीत जाते हैं इसी दर्द, इसी संकट में। उसके बाद इनको समझ आता है कि ये अपने रूट से काफ़ी दूर निकल चुके हैं और ये रास्ता भटक चुके हैं। और सबसे बड़ी परेशानी थी कि यहाँ इस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं है और इसके आसपास कोई बीच भी नहीं है। तो रिचर्ड से बोलती है कि हम यहाँ फंस चुके हैं और हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाता है, बोलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस स्पीड से इनकी बोट जिस रफ्तार से इनकी बोट चल रही थी, उस हिसाब से इनको महीने लग जाएंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और तब तक ये वहाँ पहुँचते पहुँचते मर भी जाएंगे क्योंकि इनके पास खाना पानी सभी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो टैमी बोलती है कि हमें हवा की तरफ जाने चाहिए ताकि हमारी बोट की स्पीड है वो और तेज़ हो सके, लेकिन रिचर्ड बोलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इससे हमारा सफ़र और ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है और ये लोग हवा की तरफ निकल जाते हैं, हवा की तरफ अपनी बोट घुमा लेते हैं। उसके बाद इनको यह एहसास भी होता है कि इनका जो खाना है पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 1 हफ्ते का ही खाना पानी इनके पास बचा हुआ है। तो रिचर्ड बोलता है कि हमें मछलियों को खाना शुरू कर देना चाहिए और हम इसी वजह से ज़िंदा रह पाएंगे, नहीं तो हमारी मौत हो जाएगी। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैमी एक वेजिटेरियन होती है, वो मछलियों को खाने से मना करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वो पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाती है। और इनके पास अब पानी की भी कमी हो रही थी, लेकिन तभी ऊपर वाला इनकी आवाज़ सुन लेता है और वहाँ पे बारिश होना चालू हो जाती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं बारिश का और वो पानी को जमा भी कर लेते हैं। लेकिन अभी इनकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई थी, यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। धीरे धीरे यहाँ पे इनको करीब 29 दिन बीत जाते हैं और इनके पास अब खाने पीने के लिए सब कुछ, लगभग सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी थी। एक रात इनके साथ एक चमत्कार होता है, इनके सामने दोस्तों एक कार्गो शिप गुजर रहा होता है और टैमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो सोचती है कि वो बच जाएगी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और फिर उसके बाद उनके ना सुनने पे वो फ्लेयर गन भी चलाती है, लेकिन इस शिप में जो लोग बैठे हुए थे वो इनको देख नहीं पाते हैं और अगले पल वो शिप यहाँ से इनकी आंखों के सामने से ही गुजर जाता है। ये देखकर दोनों अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट जाते हैं और सोचते हैं कि अब वो यहीं मर जाएंगे। और जब अगली सुबह टैमी रिचर्ड के ख्वाब देखती है तो वो देखती है कि जो पहले से उसके ज़्यादा ज़ख्म है वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा बुरी हालत होती जा रही है उसकी और उसे काफ़ी तेज़ बुखार भी होता है। लेकिन टैमी कुछ कर भी नहीं सकती थी इंतज़ार के अलावा, उनको सिर्फ इंतज़ार करना था और धीरे धीरे उनकी बोट पर चलना था। तभी इनको पता चलता है कि एक और तूफ़ान इनकी तरफ आने वाला है और ये तूफ़ान आया तो अब इस बार ये बच नहीं पाएंगे कि बोट पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाला फिर से दोबारा इनकी आवाज़ सुन लेता है और तूफ़ान की जगह बस हल्की हवाएं चलती हैं इनके पास और टैमी रिचर्ड के पास लेट जाती है और उसे बचपन की कहानी बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड उसे घुमाने ले जाते थे और वो वहीं पे रास्ते में छुप जाती थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसके दादा दादी उसके डैड से उससे मिलने के लिए मना करते थे, लेकिन इस बात से उनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी और फिर ये बताते बताते दोनों सो जाते हैं। और अगली सुबह जब टैमी सो रही होती है तब रिचर्ड उसे उठाता है और टैमी बोलती है अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जा सकते हो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ कर देखती है वहाँ पे रिचर्ड नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअल में रिचर्ड उसके साथ कभी था ही नहीं, ये सब उसका एक वहम था, एक हेलुसिनेशन था जिसमें वो रिचर्ड को इमेजिन कर रही थी। और रिचर्ड तो उसी तूफान में बहकर मर गया था, वो कहीं और बहकर चला गया था, वो कभी टैमी को मिला ही नहीं। टैमी हमेशा से रिचर्ड को अपने पास सोच रही थी, इमेजिन कर रही थी। उसके बाद टैमी को रियलिटी पता चलती है तो वो रियलिटी में आ जाती है और उसे एहसास होता है कि रिचर्ड अब मर चुका है। वो अकेले जीना सीख जाती है और वो पानी में मछलियाँ भी पकड़ना अब सीख जाती है, उसे पकड़ कर खाने लग जाती है क्योंकि उसे पता है अगर वो मछलियाँ नहीं खाएगी तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगी। और इसी तरह से समुद्र में करीब 41 दिन बीत जाते हैं। उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, वो पूरी तरह से निराश होती है, हताश होती है, वो सोचती है कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। इसी तरह से धीरे धीरे करके वो मर जाएगी एक दिन।
लेकिन तभी उसकी बोट पर एक छोटा पंछी आकर बैठता है और जिसे देखकर टैमी समझ जाती है कि आसपास ज़मीन आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये पंछी आया था कि एक ज़मीन से। वो फटाफट अपनी दूरबीन निकालती है और चेक करती है, वहाँ उसे एक ज़मीन दिख जाती है। वहाँ उसे एक और शिप भी दिखता है। ये एक जापानीज़ शिप होता है और वो उसी टाइम अपनी फ्लेयर गन वहाँ पे चलाती है और लकीली दोस्तों वो शिप वाले टैमी को देख भी लेते हैं और उसकी तरफ आने लग जाते हैं। ये देखकर टैमी की आंखों से आंसू गिरने लग जाता है और वो शिप वाले उस तक खाना भी पहुंचाते हैं। और अब वो शिप वाले उस तक पहुंच चुके हैं और उसे नीचे खाना पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं ताकि वो खा पी कर थोड़ा हेल्थी हो जाए और उसकी बोट को खींचकर ज़मीन के किनारे ले जाने लगते हैं। टैमी की जान बच चुकी है। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो फिर से वापस तहीती जाती है। तहीती दोस्तों वही जगह थी जहाँ पे वो रिचर्ड से मिली थी, अपनी छुट्टियाँ मनाने आई थी। और वहाँ पे वो रिचर्ड की बोट में भी जाती है जहाँ पे रिचर्ड की और उसकी साथ में फ़ोटो होती है। उसकी फ़ोटो देखकर उनकी सारी यादें उसको ताज़ा हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और अगले पल वो समुद्र के पास जाती है और रिचर्ड ने जो उसको अंगूठी दी थी आधे रास्ते में, एंगेजमेंट की अंगूठी, वो उसे पानी में बहा देती है रिचर्ड की याद में और यही मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक टैमी नाम की लड़की की सच्ची कहानी है दोस्तों ये, जो कि सिर्फ 24 साल की थी और जब वो समुद्र में फंस गई थी और करीब 41 दिन तक वो वहाँ फंसी रही और लास्ट में हमें उनकी रियल फ़ोटो भी दिखाई जाती है टैमी और रिचर्ड की, जिनकी कि ये रियल कहानी है। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नई एक्सप्लेनेशन के लिए नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।